हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बता दिया था कि नोबल एकेडमी नरवाना के यूट्यूब चैनल पर हम सीईटी का कंप्लीट साइंस सिलेबस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। बायोलॉजी की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको वर्षा मैडम पढ़ाएंगे। मेरे पास जो साइंस का पोर्शन रहेगा वो रहेगा बायोलॉजी। तो उसी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना पहला टॉपिक ले रहे हैं, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हिंदी बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सीईटी के लिए ये साइंस पोर्शन आपका हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आज अपना पहला टॉपिक है, आओ इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या पहले जानते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है या सिस्टम होता ही क्या है। प्यारे बच्चों, जैसे कि एक मशीन होती है, उस मशीन में बहुत सारे पार्ट काम कर रहे होते हैं। तो हर एक पार्ट का अपना अपना काम होता है। कोई मशीन को घुमाने का काम करता है, कोई मशीन में काटने छाटने का काम करता है, कोई मशीन को आगे चलाने के लिए काम करता है। तो अलग अलग पार्ट काम कर रहे होते हैं। तो उसी तरह अपने बॉडी भी एक मशीन ही है, इसमें अलग अलग पार्ट काम कर रहे हैं। कोई पार्ट खाने को पचाने के लिए काम कर रहा है, कोई पार्ट सांस लेने के लिए छोड़ने के लिए काम कर रहा है, कोई पार्ट सुनने के लिए काम कर रहा है, कोई पार्ट सोचने के लिए काम कर रहा है ना। तो उसी तरह अपना एक पार्ट होता है, एक सिस्टम होता है। उन सब पार्ट को आप सिस्टम बोल सकते हो। सिस्टम क्या है? जब एक से एक या दो या तीन या चार पार्ट मिलकर या अंग मिलकर एक काम को अंजाम दे। जैसे कि साथियों, हमने खाना खाया, उसको पचाने के लिए मुंह, भोजन नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे मिलकर काम करते हैं और भोजन को पचा देते हैं, भोजन को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो उसी तरह ये सारे मिलकर जो काम करते हैं वो एक सिस्टम का निर्माण कर देते हैं और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसी तरह अपना एक सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, कहीं पर भी जो अच्छी चीज बनती है वहां बुरी चीज भी अपने आप ही बन जाती है। जैसे कि रसोई में यदि हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो वहां छिलके भी रह जाते हैं और उन छिलकों को, उस गंदगी को या उस वेस्ट मटेरियल को हमें बाहर निकालना होता है। यदि रसोई से वो छिलके ना निकाले जाएं तो कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाएंगे और वहां से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हम रसोई के अंदर घुस भी नहीं पाएंगे। तो किसी फैक्ट्री में कोई चीज बन रही है तो वहां वेस्ट भी बन रहा है, तो उस वेस्ट को वहां से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। तो वैसे अपनी बॉडी भी पूरी की पूरी एक मशीन है, पूरी की पूरी एक फैक्ट्री है। तो इसके अंदर भी वेस्ट बनता है। उस वेस्ट को हमें क्या करना होता है? बाहर निकालना होता है। यदि वो वेस्ट बाहर नहीं निकाला तो पूरी बॉडी के ऊपर सूजन आ जाएगी, पूरी बॉडी बीमार पड़ जाएगी, पूरी बॉडी नीली पड़ना शुरू हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, सूख जाएगी। तो अपने अंदर भी गंदगी पड़ी रही तो हम अंदर से सड़ जाएंगे। इसलिए शरीर क्या करता है? उस गंदगी को बाहर निकालता है। और उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए जो अंग काम करते हैं और सारे मिलकर उस गंदगी को बाहर निकाल देते हैं, तो उस गंदगी को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन को करने के लिए जो अंग काम करते हैं मिलकर, उसके मिले हुए रूप को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पीछे फिगर में, इस गंदगी को बाहर निकालने के लिए जो अहम रोल होता है वो होता है अपनी किडनी का। अपनी किडनी अहम रोल निभाती है। ऐसा नहीं है कि सारी गंदगी को किडनी ही निकालती है बाहर यूरिन के थ्रू। बहुत सारे अंग और भी काम आते हैं, जैसे कि फेफड़े। अपने शरीर के अंदर CO2 बनती है। CO2 एक बेकार चीज है अपने लिए, एक गंदगी ही मान के चलो, एक वेस्ट मान के चलो। उस वेस्ट को हमें निकालना पड़ता है। तो उस वेस्ट को निकालने के लिए जो काम करते हैं वो करते हैं फेफड़े। अपने शरीर में पसीना आता है, पसीना अपने साथ बहुत सारी वेस्ट चीजें बाहर निकाल ले आता है। तो उसको निकालने के लिए काम करती है अपनी त्वचा, अपनी खाल। बच्चों, जैसे कि हमने रोटी खाई, रोटी में सारी चीजें काम की नहीं थी। जो काम की थी वो तो शरीर ने रख ली, लेकिन कुछ सॉलिड वेस्ट बच गया, जिसको बाहर निकालने में बड़ी आंत काम करती है। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि गन्ने का जूस निकाला जाता है, तो मशीन जब जूस निकाल लेती है तो पीछे से बिल्कुल वेस्ट बच जाता है जो किसी काम का नहीं है। उसको बाहर फेंकना होता है, उसको वहां से दूर फेंकना होता है, उसको जूस में हम नहीं मिला सकते। तो उसको बाहर फेंकने के लिए अपनी बड़ी आंत काम करती है। लेकिन जो डेंजरस वेस्ट होता है, जो बिल्कुल नुकसानदायक वेस्ट होता है, जिसको बाहर निकालना बड़ा ही जरूरी है, वो वेस्ट को कौन निकालती है? किडनी। हम जब पेशाब करते हैं तो बहुत सारी हानिकारक चीजें हम बॉडी से बाहर फेंक रहे होते हैं, जिनको बाहर फेंकना बड़ा जरूरी होता है। तो आओ बच्चों देखते हैं
अपने शरीर में कितने प्रकार की हानिकारक चीजें होती हैं जो शरीर के अंदर नहीं रहनी चाहिए और उनको बाहर कैसे निकाला जाता है, एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं और देखते हैं अपने एग्जाम के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो अपने शरीर के अंदर वेस्ट है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कैसे बनती है मैं वो भी बताऊंगा, और उसको बाहर कैसे फेंका जाता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी चीज जो अपने शरीर के अंदर वेस्ट है वो है पसीना, स्वेट। पसीना भी अपने साथ बहुत सारी हानिकारक चीजें बाहर लेके निकलता है। पसीना क्यों आता है और पसीने के साथ क्या चीज बाहर निकलती है और वहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है हमसे, और डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों, तीसरा अपना वेस्ट है वो है एन युक्त पदार्थ। एन युक्त पदार्थ यानी कि वो सारी चीजें जिनके अंदर एन है, एन मतलब नाइट्रोजन है, जिनके अंदर नाइट्रोजन है वो सारी चीजें अपने शरीर के लिए बेकार है। अपने शरीर के अंदर नाइट्रोजन से बनी हुई चीजें नहीं रहनी चाहिए, उनको हमें बाहर फेंकना होगा। तो ये सारी वेस्ट है, इनको बाहर फेंकने में किडनी बड़ा अच्छा रोल अदा करती है। और नंबर 4 में मैं बात करूं अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, अपचा भोजन, या जिसको हम सॉलिड वेस्ट भी बोल देते हैं, सॉलिड वेस्ट। ये भी हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है। सुबह जब हम टॉयलेट करते हैं तो इस सॉलिड वेस्ट को ही बॉडी से बाहर फेंक रहे होते हैं। तो देखते हैं कि इसमें इसको कैसे, ये बनता कैसे है और इसको हम बाहर कैसे फेंकते हैं, ठीक है ना। तो इन 4 चीजों के ऊपर हमने बात करनी है। ये 4 चीजें अपने बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, ये अपने रसोई के लिए छिलके हैं जिनको हमें बाहर फेंकना पड़ेगा। एक एक करके देखते हैं कि वो छिलका बना कैसे और फिर उसको बाहर निकालने में अपने शरीर का कौन सा अंग काम कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम बात करेंगे किसके ऊपर, CO2 के ऊपर, कि अपने शरीर में वेस्ट CO2 है, कैसे बनी और उसको बाहर कैसे निकाला जाता है। देखो होता क्या है, मैं आपको एक जानकारी सीधी सीधी दूं। यदि मेरी ये उंगली जिंदा है, ये 2 ही बातों के दम पे जिंदा है। एक तो इस मेरी उंगली के पास ऑक्सीजन है और एक इस उंगली के पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। ये दोनों हैं अपने शरीर के पार्ट के पास, जितना भी अपना शरीर है उसके पास, उसको जिंदा रहने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो ऑक्सीजन की, एक तो ऑक्सीजन होनी चाहिए और एक ग्लूकोज की, C6H12O6 की। अब आप कहोगे सर ये 2 क्यों चाहिए और इसके सारे ही हम जिंदा कैसे हैं। तो देखो भाई साथियों, होता क्या है, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ के पास इनमें से एक की भी कमी हो जाएगी ना तो मेरा हाथ सूख जाएगा। बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे कि एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ दे, वो पत्ता सूख जाता है ना। इसकी कमी हो गई या इसकी कमी हो गई तो हमारे शरीर का वो पार्ट बिल्कुल सूख जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है। तो देखो, ये मैं हाथ का एग्जांपल ले रहा हूं तो कोई भी पार्ट लिख सकते हो, पैर, नाक, कान, सिर की चोटी से लेकर पैर की एडी तक, हर एक पार्ट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। आप कहोगे सर ये आते कहां से हैं। देखो भाई, ये तो हम जब सांस लेते हैं, इन्वायरमेंट में क्या है 21% ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं उसके साथ क्या जाती है ऑक्सीजन, और अपने फेफड़े उस ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। तो ऑक्सीजन तो मिलती है हमें इन्वायरमेंट से। फिर कहोगे सर ये ग्लूकोज कहां से आती है। ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं, चाहे आपने दूध पिया हो, चाहे आपने रोटी खाई हो, चाहे आपने फल फ्रूट खाई हो, उससे क्या बनती है अपने शरीर में, ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज के लिए हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और ये दोनों क्या होती हैं, ये खून के अंदर मिल जाती हैं दोनों चीजें, और खून के अंदर मिलकर खून इनको पूरे की पूरी बॉडी में लेके जाता है, सिर की चोटी से लेकर पैर की एडी तक पूरे शरीर में इनको बांटता है कौन, खून। तो क्या होता है, तो जैसे ही ये किसी भी पार्ट के पास जाते हैं, सिर के पास, हाथ के पास, पैर के पास, कहीं पर भी, तो वो पार्ट क्या कर लेता है, उनकी रिएक्शन करवा लेता है। एक तो ऑक्सीजन आ गई और एक क्या आ गई, C6H12O6, इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है। और जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, H2O प्लस CO2 और प्लस ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक किस्म से आप मान के चलिए अपने शरीर की ऊर्जा की करेंसी है।
जैसे कि हम इकोनॉमिकली कितने अच्छे हैं, हम कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, ये डिपेंड करता है पैसों के ऊपर। तो उसी तरह अपना शरीर का कौन सा अंग कितनी मजबूती से काम करेगा या कितना वीक हो जाएगा या कितना बीमार पड़ जाएगा, वो डिपेंड करेगा एटीपी के ऊपर। एक किस्म से ये मान के चलिए जो ये एटीपी है अपने शरीर के रुपए हैं जिसके साथ शरीर काम कर रहा है। यदि अपने शरीर में एटीपी अच्छे से बन रही है तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहेंगे, हमें बीमारी नहीं होगी। और यदि एटीपी जहां बनना बंद हो गई तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो एटीपी कब बनती है, जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिएक्शन होती है। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिएक्शन होती है तो दो बड़ी बेहतरीन चीजें बन जाती हैं। एक तो पानी H2O, क्योंकि 70% शरीर पानी से बना हुआ है तो पानी हमें चाहिए था। और एक क्या बन गई, ऊर्जा। ये ऊर्जा बन गई जिसके दम पे मैं बोल पा रहा हूं, जिसके दम पे तुम सुन पा रहे हो, जिसके बेस पे हम पढ़ पा रहे हैं, जिसके बेस पे हमारा दिमाग काम कर रहा है, जिसके बेस पे हमारा हार्ट काम कर रहा है। यदि मैं ऐसे हिला रहा हूं तो ये मेरा हाथ यदि घूम रहा है तो ये इस एटीपी के दम पे घूम रहा है। लेकिन ये एटीपी कब बनी, जब क्या हुआ, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की रिएक्शन हुई। लेकिन दो बातें तो बड़ी अच्छी बन गई, एक तो एटीपी बन गई और एक पानी बन गया। लेकिन एक चीज बड़ी बेकार बन गई, वो क्या बन गई भाई, CO2। तो रसोई में सब्जी तो बनी, सब्जी बड़ी अच्छी बनी, लेकिन छिलके रह गए। अब ये छिलके बॉडी को क्या करने होते हैं, बाहर फेंकने होते हैं। तो क्या करते हैं साथियों, तो अब क्या हुआ, बड़ी अच्छी चीजें बन गई लेकिन हाथ के पास एक बेकार की चीज बन गई, वो क्या बन गई, CO2। अब क्या होता है, खून इस CO2, खून आता है फेफड़े के पास और खून इस CO2 को पकड़ लेता है, ठीक है ना। खून कहता है भाई CO2 तो मेरे अंदर मिल जा, और इस CO2 को खून लेकर जाता है किसके पास, लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। और फेफड़ों में इस CO2 को छोड़ देता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इस CO2 को बाहर फेंक देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। और इस ऑक्सीजन को लेकर अब फेफड़ों, ऊपर से क्या भेजी हमने फेफड़ों में, नाक के द्वारा क्या भेजी, ऑक्सीजन। तो खून यहाँ CO2 को तो छोड़ देता है और अपने साथ जब फेफड़ों से निकलता है तो किसको ले लेता है, ऑक्सीजन को। और उस ऑक्सीजन को लेकर कहां पहुंचता है, शरीर के अंगों के पास पहुंचता है। तो खून क्या करता है भाई साथियों, फेफड़ों में से ऑक्सीजन को पकड़ता है और शरीर के अंगों के पास लेकर जाता है। शरीर के अंग ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की रिएक्शन बनाते हैं। उस रिएक्शन में एक तो पानी बनता है, एक ऊर्जा बनती है, लेकिन एक बेकार की चीज बन जाती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट के लिए बड़ी हानिकारक है। जिस पार्ट में ये रह गई वो पार्ट नीला हो जाएगा, फिर काला हो जाएगा और फिर सूख जाएगा। इस CO2 को बाहर निकालना जरूरी है। तो क्या होता है, ये CO2 किस में मिल जाती है, खून में, और खून इसको किसके पास लेके जाता है, फेफड़े के पास। और फेफड़ा जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं इसको बाहर फेंक देता है। तो जो CO2 है अपने शरीर के लिए क्या थी, हानिकारक थी। तो CO2 को बाहर निकालने में किसने अपना काम, किसने अपना रोल किया, वो किसने किया भाई, लंग्स ने, ठीक है, लंग्स ने यानी कि फेफड़ों ने। तो आपसे पूछा जाता है कि CO2 को बाहर फेंकने के लिए शरीर का कौन सा पार्ट काम करता है, तो कौन सा पार्ट काम करता है, फेफड़े, लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं, ऑक्सीजन को बुला लेते हैं, और ये प्रोसेस हर सेकंड हर मिनट अपनी बॉडी के अंदर चलता रहता है। तो पहले साथियों अपने पास पहला वेस्ट क्या था, CO2 को हमने बाहर फेंका। CO2 अब कहोगे कहां बनी, सिर की चोटी में भी बनी, पैर की एडी में भी बनी, मेरे हाथ में भी बनी। एग्जाम्पल लिया हमने हाथ का, तो ये हाथ में CO2 बनी, इसको खून लेकर आया किसके पास, फेफड़ों के पास। फेफड़ों ने इसको जब हमने सांस छोड़ा बाहर फेंक दिया और ऑक्सीजन को ले लिया। उस ऑक्सीजन की रिएक्शन किसके साथ हुई, ग्लूकोज के साथ। तो ये अपना पहला वेस्ट था CO2, और CO2 को किसने बाहर फेंका, फेफड़ों ने, राइट है। अब हम अपने दूसरे वेस्ट की बात करते हैं। दूसरा वेस्ट कौन सा होता है बॉडी के अंदर जो अपने लिए हानिकारक होता है, वो होता है पसीना, स्वेट। अब कहोगे सर स्वेट, सबसे पहले तो बात उठती है कि स्वेट आता ही क्यों है, पसीना आता ही क्यों है, और बॉडी उसको बाहर फेंकती कैसे है। तो देखो साथियों क्या होता है, ये अपना शरीर हो गया, और शरीर का आपको पता है कि शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहता है हमेशा। लेकिन जब हम एकदम से दौड़ पड़े या एकदम से हम काम करना शुरू कर दिया,
मेहनत करना शुरू कर दिया, बॉडी से काम लेना शुरू हो गया, तो अंदर पार्ट के अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है, खून भी दौड़ता है, उसके अंदर भी फ्रिक्शन पैदा होता है, और सारे पार्ट काम करते हैं तो घर्षण पैदा होता है। और देखो यदि हम अपने हाथ को भी ऐसे घिसाएं तो हीट पैदा होती है, तो बॉडी के अंदर उष्मा पैदा हो जाती है, अंदर उष्मा यानी कि हीट। और ये इस हीट से क्या होता है, अब आपको पता है कि अपनी बॉडी का 70% हिस्सा क्या है, पानी। अब जब पानी को हीट मिलेगी तो किसमें बदल जाएगा, भाप में। तो भाप में बदलेगा, तो भाप में बदलने के बाद और शरीर की त्वचा की तरफ भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा, और वो हीट, वो जो भाप है वो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। फिर अपने ब्रेन का एक पार्ट होता है, ब्रेन में अलग अलग पार्ट होते हैं, ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, यह हाइपोथैलेमस क्या करता है, शरीर के ऊपर पसीने की ग्रंथियां होती हैं, एक किस्म से मानो खाल के अंदर सुराख होते हैं, पसीने की ग्रंथियां होती हैं। तो ये हाइपोथैलेमस क्या बोलता है, अपने दिमाग का हिस्सा इन सुराख को बोलता है, पसीने की ग्रंथियों को बोलता है कि खुल जाओ। और जैसे ये खुलती हैं तो ये वेपर बाहर भागती है, बाहर भागती है इन्वायरमेंट में, फिर से टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर से ये पानी में बदल जाती है। और साथियों जो पसीना होता है, स्वेट होता है, उसमें 99% पानी ही होता है। तो पहली बात, पसीना हमें आता क्यों है। पसीना यदि हमें पसीना ना आए तो ये उष्मा ने जो इस हीट ने जो वेपर बनाई है वो बाहर नहीं निकलेंगी, और बाहर नहीं निकली तो अपने शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। तो पहला काम होता है पसीने का कि इस हीट ने इस पानी को वेपर बनाया, और वेपर कहाँ आ गई, त्वचा के पास आ गई, और पसीने की ग्रंथियां खुल गई, और पसीने की ग्रंथियां खुलते ही वो वेपर बाहर भागी। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि कुकर में हम पानी डालें, पानी को नीचे से उबालें, कुकर को उबालते रहे। अब एक तो क्या होता है, कुकर की सीटी अपने आप उठ जाती है, लेकिन हमने सोचा कि अपने आप उठे चाहे ना उठे, हमने वो सीटी उठा दी, वो बाहर भागती है, तो कुकर के अंदर जो टेम्परेचर हो डाउन चला जाता है। तो उसी तरह अपनी खाल के अंदर अनेक सारी सीटियां लगी हुई हैं जिसको पसीने की ग्रंथियां बोलते हैं। और साथियों, अपने शरीर में 20 से लेकर 40 लाख पसीने की ग्रंथियां होती हैं, और ये मेल में ज्यादा होती हैं, फीमेल में कम होती है, इसलिए फीमेल को कम पसीना आता है, फीमेल में कम होती है। ठीक है बच्चों। और ये 2 प्रकार की होती हैं, जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं ना, स्वेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं, पसीने की ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, एक्राइन एंड एपोक्राइन। एक्राइन एंड एपोक्राइन। अब आप कहोगे सर इनमें क्या फर्क है। एक्राइन वहां होती है जहां बाल नहीं होते, और एपोक्राइन वहां होती हैं जहां बाल होते हैं। ठीक है। तो पसीने की ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, और ये हथेली में सबसे ज्यादा होती है। आपसे क्वेश्चन भी आता है कि पसीने की ग्रंथियां सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो हथेली में, अपनी हथेली में पसीने की ग्रंथियां सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, टोटल इतनी होती है, और मेल में ज्यादा, फीमेल में कम होती है। अब कहोगे सर पसीने में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, पसीने में कितना पानी होता है, तो पसीने में 99% पानी होता है। अब कहोगे सर 1% में क्या होता है, तो देखो भाई 1% में जब ये पसीना बॉडी से बाहर निकलता है, उस हीट को कम करने के लिए, टेम्परेचर को वापस से 37 डिग्री लेके आने के लिए, इसके 1% में क्या होता है, कुछ तत्व भी बाहर निकल आते हैं, सोडियम बाहर निकल आता है। हमारे शरीर में यदि एक्स्ट्रा मात्रा में सोडियम है वो बाहर निकल आता है, जिसके कारण पसीना चरचरा होता है, नमकीन नहीं होता। आपसे पूछे ना कि पसीना नमकीन नहीं क्यों होता है, किसके कारण, सोडियम के कारण, क्योंकि ये नमक ही तो है, NaCl। NaCl में क्या होता है, सोडियम ही होता है। इसके साथ कुछ मात्रा में कैल्शियम भी बाहर आ जाती है। ठीक है ना, लेकिन पोषक तत्व तो थोड़ी बहुत ही मात्रा में निकल आते हैं, लेकिन इसके साथ कैडमियम यदि शरीर में वो चलाता है, लेड, यदि सीसा बढ़ गया है बॉडी के अंदर, सीसा अपनी बॉडी के लिए खतरनाक है, यदि खाने के साथ चला जाता है, कई सारे मिलावट कर देते हैं, जैसे कि पीछे मैगी का केस आया था कि मैगी के अंदर क्या पाया गया था, सीसा। ज्यादा सीसा अपने शरीर में चला जाता है, लेड चला जाता है, तो हम बीमार हो जाएंगे, जहर की तरह काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यदि हमारी बॉडी में पसीना आ रहा है तो वो लेड उसके साथ बाहर निकल आता है। अच्छा भाई, आपसे पूछा जाएगा कि पसीने में कौन सा प्रोटीन बाहर निकलता है, तो डर्मिक।
आप आंसर क्या करोगे? ड्रमिक। ड्रमिक प्रोटीन पसीने में होता है। ठीक है साथियों। और जब पसीने में ड्रमिक प्रोटीन आता है और पसीने को यदि हम लंबे टाइम से साफ ना करें तो इस ड्रमिक प्रोटीन के ऊपर बैक्टीरिया आ जाता है और उस बैक्टीरिया के कारण बदबू पैदा हो जाती है। इसलिए वो पाउडर आता है ड्रमिक कूल। ड्रमिक कूल का मतलब क्या होता है कि जो ड्रमिक प्रोटीन है उसको सुखा दिया जाए ताकि उसके ऊपर बैक्टीरिया ना आए और वहां पर गंध पैदा ना हो या इन्फेक्शन ना हो। तो भाई साथियों, आपसे मैं ये बताना चाहूंगा कि पसीने में ऐसा कुछ नहीं होता जिसके कारण गंध आई। पसीने के कारण गंध नहीं आती, लेकिन पसीना जब निकल आता है और उसके अंदर ड्रमिक प्रोटीन होता है, उस ड्रमिक प्रोटीन के ऊपर आ जाता है बैक्टीरिया और वहां इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या आती है? बदबू आती है। तो पसीने में ऐसा कुछ नहीं होता। और पसीना किससे निकलता है? पसीने की ग्रंथियों से। आपसे पूछे कि दिमाग का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट पसीना निकलवाता है या किसके कारण पसीना आता है, तो आप आंसर करोगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कारण, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और उसके पास एक ही साधन है यदि वो मेंटेन करना है, पसीने को बाहर निकलने दिया जाए, कुकर की सीटी उठा दी जाए ताकि वो टेम्परेचर क्या आ जाए? नीचे आ जाए। तो प्यारे बच्चों, ये था अपना सेकंड वेस्ट। और इसके साथ एक्स्ट्रा मात्रा में जो खनिज तत्व हैं तो निकलते ही हैं ही, साथ के साथ कैडमियम, लेड, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो जहर होता है किस्म से, ये बाहर आ जाता है। तो पसीने का बाहर निकलना अपने लिए अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें उसके साथ बाहर आ जाती हैं जो अपने शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तो ये था अपना सेकंड वेस्ट। तो अब आपको मैं बताऊं पसीना किसके थ्रू बाहर निकला? त्वचा के थ्रू। तो जैसे कि CO2 को किसने बाहर निकाला? फेफड़ों ने। वैसे ही पसीने को किसने बाहर निकाला? त्वचा ने। तो आपसे पूछा जाए CO2 को कौन बाहर निकालता है? फेफड़े। आपको कहे पसीने को कौन बाहर निकालता है? त्वचा। पसीने में कितने परसेंट पानी होता है? 99%। 1% पसीना किसके कारण नमकीनी होता है? सोडियम के कारण। ठीक है ना। पसीने की ग्रंथियां लगभग कितनी होती हैं? 20 से 40 लाख होती हैं। मेल में ज्यादा, फीमेल में कम। दो प्रकार के होते हैं, एक्राइन एंड एपोक्राइन। हथेली में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये था अपना सेकंड वेस्ट। अब नेक्स्ट वेस्ट के ऊपर चलते हैं, जो अपने लिए अच्छा नहीं है। वो कौन होता है भाई? अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है। अपचा भोजन। अपचा भोजन। साथियों, क्या होता है जब हमने, मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, लगभग हम सारे रोटी खाते हैं। हमने रोटी खाई, रोटी हमने मुंह से खाई, मुंह में, मुंह के बाद रोटी चबा के गई भोजन नली में, भोजन नली में, भोजन नली के बाद वो कहाँ गई? आमाशय में, पेट में, स्टमक में। स्टमक के बाद कहाँ जाती है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। और छोटी आंत में क्या होता है कि उस रोटी के अंदर क्या थी? कार्बोहाइड्रेट थी। उस कार्बोहाइड्रेट को छोटी आंत के अंदर से खून के अंदर मिला दिया जाता है, ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है। छोटी आंत में से, रोटी में से वो सारी चीजें खींच ली जाती हैं जो शरीर को चाहिए। और छोटी आंत के बाद सिर्फ क्या बच जाता है? वेस्ट। जैसे कि गन्ने का जूस निकालने के बाद क्या बच जाता है? वेस्ट बच जाता है बस। वो वेस्ट कहाँ जाता है फिर? वो वेस्ट जाता है बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा भाई? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में कुछ देर तक, कुछ घंटों तक, बड़ी आंत का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है रेक्टम। रेक्टम। तो वो रेक्टम में स्टोर रहता है और जब हम टॉयलेट करते हैं तो गुद्दे के बेस पे हम उसको बाहर निकाल देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। ठीक है भाई। तो आपने जैसे कि दाल खाई, दाल में क्या है? अमीनो एसिड है, प्रोटीन है। वो प्रोटीन सारा कहां खींच लिया जाएगा? छोटी आंत में। फिर क्या बच जाएगा? वेस्ट। और वेस्ट टॉयलेट के थ्रू हम बाहर फेंक देते हैं। रोटी खाई, रोटी के अंदर क्या थी? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहां खींच ली गई? छोटी आंत में। वेस्ट गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कुछ देर तक रहा कहां पर? रेक्टम में। और फिर हम टॉयलेट के थ्रू उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये होता है आपका सॉलिड वेस्ट। बाकी चीजें क्या है? जैसे पसीना लिक्विड है, CO2 गैस है, राइट है ना। तो ये अपना सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट। और ये सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालने में मदद कौन करती है? बड़ी आंत। अपचा भोजन। अपचा भोजन। अपचे भोजन को, उस कूड़े को कौन बाहर निकालती है भाई?
बड़ी आंत बाहर निकालती है। ठीक है ना। तो जो बच जाता है रोटी में से, दाल में से, दूध में से, इन सारी चीजों से अच्छी चीजें कहाँ खींच ली जाती हैं, छोटी आंत में, वेस्ट कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में, फिर उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये, मेन तो क्वेश्चन यही है कि अपचा भोजन किसके द्वारा बाहर निकलता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत में कुछ देर तक स्टोर कहाँ होता है, रेक्टम में। कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। रेक्टम एक पार्ट होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो बच्चों ये था आपका थर्ड वेस्ट। और अब सबसे हानिकारक वेस्ट के ऊपर चलते हैं, जहां से क्वेश्चन भी हमारे सबसे ज्यादा आते हैं। कौन से, एन युक्त पदार्थ। एन युक्त पदार्थ, ठीक है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो सारी चीजें जो बॉडी के अंदर नाइट्रोजन से बनती है। अब नाइट्रोजन से बॉडी के अंदर क्या क्या बनता है, देखो भाई साथियों, जब हम दाल खाते हैं, जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन टूटता है अंदर जाके, दाल टूटती है अंदर जाके, और प्रोटीन के अंदर होता है अमीनो एसिड। लेकिन प्रोटीन के जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड होता है, वो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड के साथ बना होता है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, ये आप मान के चलो। और जो नाइट्रोजन बॉडी के अंदर चला जाता है तो बॉडी के अंदर जाके वो नाइट्रोजन बना देता है NH3। NH3 मतलब अमोनिया। क्या बना देता है, NH3 अमोनिया। ये अमोनिया इतनी गंध है कि ये अमोनिया यदि हमारे पास बाहर भी रख दिया जाए ना तो हम इसके पास ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे, इतना गंध होती है। और ये अपने अंदर बन जाता है जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं उस टाइम पे। जब हम प्रोटीन हमने खाया, प्रोटीन को तोड़ना होता है बॉडी ने, जब बॉडी प्रोटीन को तोड़ती है तो बॉडी के अंदर क्या बन जाता है, अमोनिया। अमोनिया में आप देख पा रहे हो क्या होता है, N होता है। और जो भी चीज, जिस भी चीज के अंदर नाइट्रोजन है उसको हमें बाहर फेंकना है। तो बॉडी को ये अमोनिया क्या करना होता है, बाहर फेंकना होता है। तो इसको बाहर कैसे फेंका जाता है, जब हमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन के कारण क्या बन गया, अमोनिया। अब इस अमोनिया को भेजा जाता है लीवर के पास। किसके पास, लीवर के पास। और लीवर इस अमोनिया को बना देता है यूरिया। यूरिया, NH2 CO NH2। और ये यूरिया फिर जाता है किडनी के पास, खून इसको किडनी के पास लेके जाता है। किडनी इस यूरिया को छान लेती है, ब्लड में से यूरिया को किडनी क्या कर लेती है, छान लेती है। और ये छान के उसको यूरिन का हिस्सा बना देती है। यूरिन जिसको हम मूत्र कहते हैं या पेशाब कहते हैं, पेशाब का हिस्सा बना देती है। और जब हम यूरिनेशन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो हम यूरिया को बाहर फेंक देते हैं। तो प्रोटीन जब टूटता है तो क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया किसके पास जाता है, लीवर के पास। तो लीवर अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है। तो अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है भाई, लीवर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, यकृत। और फिर ये यूरिया किसके पास जाता है, किडनी के पास। किडनी इसको किसका पार्ट बना देती है, यूरिन का। यूरिनेशन हम कर देते हैं, यूरिनेशन करते हैं, पेशाब करते हैं, तो इसको हम बाहर फेंक देते हैं। और जब इसको हम बाहर फेंकते हैं तो हमने बाहर क्या फेंका, यूरिया। बॉडी ने क्या बाहर फेंका, यूरिया। ये यूरिया बाहर आके फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनिया में, क्योंकि ये यूरिया अमोनिया से बना था। तो यदि हमने बाहर पेशाब कर दिया है, और जो सार्वजनिक मूत्रालय हैं, बस स्टैंड वगैरह के मूत्रालय आप देखोगे, उनमें गंध आती है। उनमें गंध पता है किस कारण से आती है, हमारी बॉडी के अंदर बना अमोनिया, अमोनिया लीवर के पास गया, लीवर ने बना दिया यूरिया। अब आप कहोगे सर यूरिया में बदला फिर अमोनिया निकाला, डायरेक्ट अमोनिया क्यों नहीं बाहर फेंक दिया बॉडी ने। तो भाई डायरेक्ट अमोनिया बाहर फेंकने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, बहुत पानी चाहिए, और अपनी बॉडी के अंदर इतना पानी नहीं होता। तो इसलिए पहले हमें अमोनिया को लीवर के द्वारा किस में बदला जाता है, यूरिया में। यूरिया जाता है किडनी के पास, किडनी इसको पेशाब का हिस्सा बना देती है, और पेशाब जब हम करते हैं तो इसको बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये फिर से इन्वायरमेंट में आके वापस से अमोनिया में बदल जाता है, जिसके कारण गंध आती है। तो आपसे पूछा जाए जो सार्वजनिक मूत्रालय हैं उनमें स्मेल या गंध किसके कारण आती है,
तो आप आंसर करना क्या, अमोनिया के कारण आती है। राइट बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन होता है अपना। तो पहला जो नाइट्रोजन वेस्ट था एन से बना हुआ, वो कौन था, NH3। फिर उसके बाद कौन होता है, जब हम बहुत सारे फ्रूट खाते हैं उनके अंदर एक वेस्ट होता है प्यूरिन, C5H4N4, C5H4N4, और ये केले में बहुत ज्यादा होता है। इसमें केले में तो बहुत सारे फ्रूट हैं, बहुत सारा ऐसे फूड हैं जिनके अंदर क्या होता है, प्यूरिन। और प्यूरिन में देखो क्या किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन से, C5H4N4। तो इसको क्या करता है, ये भी बिल्कुल प्रोसेस ऐसे होता है, ये प्यूरिन जाता है किसके पास, लीवर के पास। खून इसको लीवर के पास लेके जाता है और लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड में, लीवर इसको यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड क्या होता है, C5H4N4O3। और ये यूरिक एसिड फिर जाता है किसके पास, किडनी के पास। किडनी इसको फिल्टर कर लेती है खून में से, और फिल्टर करके इसको यूरिन का हिस्सा बना देती है, पेशाब का हिस्सा बना देती है, और इसको हम बाहर फेंक देते हैं। आप कहोगे सर यदि ये यूरिक एसिड बाहर ना निकले तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो भी साथियों, जो अपने जोड़ होते हैं, हड्डियों के जोड़ होते हैं, तो जोड़ों में दर्द होता है, ये जोड़ों में दर्द, ये जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है यदि ये बाहर ना निकले यूरिक एसिड। तो जो जोड़ों का दर्द है वो यूरिक एसिड के कारण शुरू हो जाएगा। और यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में अटकेगा, जब हमारी क्या डैमेज हो चुकी होगी, किडनी, जब हमारी किडनी बीमार होगी तो अपनी बॉडी में यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों का दर्द होता है। जैसे कि बड़ों का, या आप घर में कोई मिल जाता है जिसके घुटनों में बड़ा दर्द है, तो वो यूरिक एसिड के कारण होता है। उस व्यक्ति की किडनी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही, इसलिए वो बन जाता है जोड़ों में कौन, यूरिक एसिड, जिसके कारण जोड़ों का दर्द होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जोड़ों का दर्द किसके कारण होता है, यूरिक एसिड के कारण होता है। यूरिक एसिड कब आया अपनी बॉडी में, क्या बना, प्यूरिन। प्यूरिन गया किसके पास, लीवर के पास। लीवर ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड किडनी के पास गया, किडनी ने यूरिन का हिस्सा बनाया और हमने पेशाब के थ्रू बाहर फेंक दिया। ठीक है। एक वेस्ट और होता है, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, क्रेटनाइन। क्रेटनाइन, क्रेटनाइन और O, ये होता है, ये क्रेटनाइन। क्रेटनाइन C4H7N3O। तो देखो यहां पर भी क्या है, नाइट्रोजन है। आप कहोगे सर ये कहां से आया, तो भाई जब अपनी मांसपेशियां टूटती हैं, मतलब हमने अपने शरीर में मांस बनाया और हम जिम में चले गए या हम कोई भी काम करना शुरू कर दिया, तो मांस टूटेगा और मांस टूट के कहीं पर जमा होगा। तो जब मांसपेशियां टूटती हैं, मांस टूटता है, उस टाइम पे बनता है क्रेटनाइन। ठीक है ना, क्योंकि मांस भी प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। तो क्या बना देता है, क्रेटनाइन। और ये अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो क्रेटनाइन किसके पास जाता है, किडनी के पास। किडनी इसको क्या कर लेती है, फिल्टर, फिल्टर करके किसका हिस्सा बना देती है, यूरिन। यूरिन मतलब पेशाब का, पेशाब का हिस्सा बना देती है और इसको हम बाहर फेंक देते हैं जब हम पेशाब करते हैं। तो देखो किडनी कितना अच्छा रोल अदा कर पा रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि इसकी मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो किडनी को छानते हैं जिनको ग्लोमेरुलस फिल्टर कहते हैं, वो फिल्टर ही चौक हो जाते हैं, वो फिल्टर ही जाम हो जाते हैं। तो यदि बॉडी के अंदर क्रेटनाइन की मात्रा बढ़ती है तो किडनी फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं। किडनी क्या हो जाती है, फेल, किडनी खराब हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो जिम वगैरह में जाते हैं, जो बाहर से प्रोटीन लेते हैं, यदि वो प्रोटीन ले रहे हैं, एक तो सीमित मात्रा में लें और फिर उसके ऊपर वर्क करके उस प्रोटीन को बर्न करें। लेकिन आप प्रोटीन लिए जा रहे हो और आप ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे, अपनी बॉडी के अंदर उसको तोड़ नहीं रहे, तो प्रोटीन क्या करेगा, एक टाइम पे आपके शरीर में क्रेटनाइन की मात्रा बढ़ा देगा, जिसके कारण आपकी किडनी फेल हो सकती है। तो जो जिम वगैरह करते हैं बच्चे, वो बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, यदि आप बाहर से प्रोटीन खा रहे हो तो उतने उस लेवल की मेहनत भी किया करो, नहीं वरना किडनी फेल के चांस बढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये था अपना एक नेक्स्ट वेस्ट जो किससे बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है। और इन सबको बाहर निकालने में हमारी कौन मदद करती है, किडनी मदद करती है।
तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए अपनी बॉडी से वेस्ट चीज बाहर निकालने के लिए, यानी कि उत्सर्जन करने के लिए, उत्सर्जन करने के लिए, एक्सक्रिएशन करने के लिए कौन कौन काम करते हैं? तो जैसे कि हमने देखा, फेफड़े, लंग्स, जो किसको बाहर निकालते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं। फिर त्वचा, स्किन, जो किसको बाहर निकालती है? पसीने को बाहर निकालती है। फिर कौन आई? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसको बाहर निकालती है? अपचे भोजन को, अपचे भोजन को अपनी बॉडी से बाहर निकालती है। सॉलिड वेस्ट कहे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सॉलिड वेस्ट किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? बड़ी आंत के द्वारा। और जो नाइट्रोजन से बनी होती है उनको बाहर कौन निकालती है? किडनी। किडनी किसको बाहर निकालती है? एन युक्त पदार्थों को, जो किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं। उनके अंदर कौन कौन थे? अमोनिया। आपसे पूछे कि अमोनिया को बॉडी से कौन निकालता है? किडनी। यूरिया, यूरिया को कौन बाहर निकालती है? किडनी। क्रेटनाइन, क्रेटनाइन को बाहर कौन निकालते हैं? किडनी। प्यूरिन, प्यूरिन को कौन बाहर निकालती है? किडनी। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को बाहर कौन निकालती है? किडनी। ठीक है भाई साथियों, तो यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है? बताइए इनमें से कौन सा अपने शरीर का अंग उत्सर्जन का भाग होता है या उत्सर्जन में मदद करता है? तो इन चारों में से एक ऑप्शन में होता है। या कह देगा बताओ इनमें से कौन उत्सर्जन में भाग नहीं लेता? 3 ऑप्शन इनमें से होता है, एक अलग होता है। या कह देगा बताइए कौन अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल नहीं है, वेस्ट पार्ट नहीं है? तो ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे के सारे वेस्ट हैं, इनके अलावा वेस्ट नहीं है। तो इनको बाहर निकालने में इन सारे अंगों ने योगदान दिया, और जब ये सारे अंग मिलकर काम करते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और इसमें अपना रोल किसका था? किडनी का था। तो मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर लिखवा दूं किडनी के बारे में, किडनी किस तरह से फंक्शन करती है। तो प्यारे बच्चों, अपनी जो किडनी होती है ऐसे राजमा के जैसे होती है, जैसे राजमा दिखाई देता, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पाओगे, ये राजमा के जैसे। किडनी का आकार कितना होता है? अपनी मुट्ठी के जितना, जितना आकार की अपनी मुट्ठी होती है ना, इतना आकार होता है। और देखो ये ऐसे सेट है, और अपनी बैक साइड में होती है पीछे। आगे तो फेफड़े हो गए, पीछे क्या होती है? किडनी होती है, दोनों किडनी। हम एक किडनी को देख रहे हैं कि किस तरह से वर्क करेगी। ठीक है, ये अपनी किडनी हो गई। ठीक है, किडनी से जो नली बाहर निकलती है इसका नाम है यूरेटर। यूरेटर ये लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है, यूरेटर। ठीक है, आपसे पूछ लेता कई बार कि यूरेटर की लंबाई कितनी है? यूरेटर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। और जैसे ही यूरेटर आगे बढ़ती है तो यहां ये एक टैंक में आके गिरती है, और इसको क्या बोलते हैं हम? यूरेनरी ब्लैडर। यूरेनरी ब्लैडर, यूरेनरी ब्लैडर के अंदर ये टैंक होता है, जहां पर देखो क्या होता है, शरीर का खून किडनी के पास आता है, जिसके अंदर बहुत सारी वेस्ट चीजें होती हैं, और वो वेस्ट चीजें आती हैं। किडनी उन वेस्ट चीजों को फिल्टर कर लेती है, मतलब फिल्टर कर लेती है यहाँ यूरिया को, किडनी यहाँ फिल्टर कर लेती है यूरिक एसिड को, किडनी यहाँ फिल्टर कर लेती है क्रेटनाइन को, इन सबको फिल्टर कर लेती है। और साथ के साथ क्या होता है? पानी। अब मैं आपको बता दूं, जो अपना यूरिन होता है, यूरिन यानी कि पेशाब, पेशाब के अंदर साथियों 95% पानी ही होता है।
जो अपना पेशाब बना होता है वो 95% किससे बना होता है? पानी से बना होता है। बाकी के 5% में क्या होता है सर? 5% में से लगभग 2.5% यूरिया होता है, क्योंकि हम यूरिया को बाहर फेंकते हैं, ठीक है ना। बाकी के 2.5% में आपका क्या रह गया? क्रेटनाइन हो गया, क्रेटनाइन हो गया भाई, आपका यूरिक एसिड हो गया, या फिर क्या होता है ब्लड के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैल्शियम भी बाहर निकल आती है, ग्लूकोज भी बाहर निकल आती है, तो कुछ खनिज लवण भी इसके साथ बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो थोड़ी ही मात्रा में निकल के आते हैं। तो इस तरह से अपना पूरा का पूरा पेशाब बन जाता है। और इसके अंदर 95% क्या होता है? पानी। आपसे पूछा जाता है यूरिन के अंदर पानी कितना होता है? 95%। यूरिन के अंदर यूरिया कितना होता है? तो 2.5%, ठीक है ना। ये किडनी के अंदर खून आता है, किडनी उसको छान लेती है और छान के ऐसे इस टैंक में पहुंचा देती है, और ये टैंक क्या है? अपना यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। ये इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? मेल की मैं बात करूं तो मेल में ये 800 ml का होता है, और फीमेल में ये 500 ml का होता है। लेकिन जब इसके अंदर 180 से 200 ml पेशाब इकट्ठा हो जाता है तो हमें यूरिनेशन होता है, हमें पेशाब करने की ये होता है कि अब हमें पेशाब करना चाहिए। और फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू हम पेशाब कर देते हैं। जो यूरेथ्रा की लंबाई है वो 18 से 20 सेंटीमीटर होती है, जो इस टैंक में से निकल के आगे नली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। तो पहले क्या होगा साथियों भाई? किडनी के अंदर खून आता है और किडनी उस खून को क्या कर लेती है? फिल्टर कर लेती है, और फिल्टर करके किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू, जो कि 25 सेंटीमीटर लंबा लगभग होता है, कहां पहुंचाती है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में वो कुछ देर तक इकट्ठा होता है, जब तक 180 या 200 ml इकट्ठा हो जाता है तो हमें पेशाब करने का मन करता है कि अब पेशाब करना चाहिए, तो यूरेथ्रा के थ्रू हम पेशाब कर देते हैं और इन सारी बेकार की चीजों को बाहर फेंक देते हैं। तो भाई साथियों, इस तरह से किडनी खून को छान छान के एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब को क्रिएट करती है। एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब को बना लेती है, इसको फिल्टर करके, खून को फिल्टर करके, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि एक मिनट में किडनी, और ये किसको फिल्टर करती है? खून को फिल्टर किया जाएगा तभी तो पेशाब बनेगा। तो एक मिनट में 125 ml ब्लड को फिल्टर करती है किडनी। और यदि एक दिन की बात करें तो 180 लीटर खून। यदि एक दिन की बात करें तो कितना? 180 लीटर। और एक मिनट की बात करें तो कितना? 125 ml, ठीक है ना, पर मिनट। और प्रतिदिन में 180 लीटर। और इस तरह से इस खून को फिल्टर करके कितना बना देती है यूरिन? 1.5 लीटर। जो यूरिन का पीएच वैल्यू होती है वो होती है भाई साथियों 6। मतलब ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। जिसकी भी पीएच वैल्यू कहाँ कितनी होती है? 7 से कम होती है, वो एसिडिक होता है, ठीक है ना। इसका रंग कैसा होता है? पेशाब का रंग होता है हल्का पीला। आपसे पूछे कि इसका हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? इसका हल्का पीला रंग कारण होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम कहां से आता है? अपने खून के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है आरबीसी। जब ये आरबीसी मरती है, उसका जो वेस्ट होता है उसको यूरोक्रोम कहते हैं, और वो वेस्ट पेशाब का हिस्सा बन जाता है, जिसके कारण पेशाब क्या बन जाता है? हल्का पीला, राइट है ना। अब किडनी के बारे में कुछ और पॉइंट हैं और मैं आपको बता दूं। जैसे कि किडनी का वेट की बात करें तो भाई 170 ग्राम, ठीक है ना। किडनी के वेट की हम बात करें तो किडनी का वेट कितना होता है? 170 ग्राम होता है। 170 ग्राम एक किडनी का, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर की। और इसकी यदि मैं मोटाई की बात करूं तो 2 से 3 सेंटीमीटर। इसके डायमीटर की बात करूं तो 3 से 4 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई बोलो या लंबाई बोलो, ये इसकी चौड़ाई
और ये इसका डायमीटर, डायमीटर जैसे कि किडनी क्या है, किस्म से गोल ही आकार लेती है कि इस तरह से जो सर्कल बना है उस सर्कल का डायमीटर क्या है, राइट है ना। कि किडनी आप देख पा रहे हो कि ऐसे होती है, मतलब यहां पर जो सॉरी अच्छा ये चला गया, क्लियर भाई। तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना, फोटो चला गया, 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इससे पूछा जाए किडनी का काम क्या होता है, तो किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। क्या करना, ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन आता है कि ब्लड को फिल्टर कौन करता है, आप आंसर करोगे किडनी। ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनी। आपको कहे ब्लड को प्योर कौन करता है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन कौन करता है, प्यूरिफिकेशन, तो आप आंसर करोगे लंग्स, फेफड़े। प्यूरिफिकेशन होता है ऑक्सीजन को भरना, CO2 को निकालना, और फिल्ट्रेशन होता है कि जो नाइट्रोजन से बनी हुई बेकार चीजें हैं उन सबको फिल्टर कर लेना। और साथियों इस किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होती है इन सारी चीजों की, मैंने कहा कि किडनी इनको क्या कर लेती है, छान लेती है। तो किडनी छानती कैसे है, किडनी किस बेस पे काम करती है, कैसे छानेगी किडनी। तो भाई साथियों जो ए किडनी होती है ना, ए किडनी होगी, इसके अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है ना। किडनी की आपसे पूछे कि किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है, तो आप आंसर करोगे नेफ्रॉन। कौन है, नेफ्रॉन। एक किडनी 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनती है, और हर एक नेफ्रॉन का काम होता है खून को छानना। तो हम अब देखते हैं कि एक नेफ्रॉन कैसे काम करता है। ठीक है ना, आपसे पूछे कि किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो अराउंड 10 लाख। इसलिए स्टडी ऑफ किडनी कहलाता है नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। और जो किडनी का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी का डॉक्टर होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, और स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। राइट है ना, ये भी आपसे पूछ लेता है। अब एक किडनी किससे मिलकर बनी हुई है, 10 लाख नेफ्रॉन से। हम देखते हैं कि एक नेफ्रॉन कैसे काम करता है, और वहां से भी अपना पेपर में क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। तो देखो ध्यान से, हमें थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हमें CET C ग्रुप भी देना है और CET D ग्रुप भी देना है, और इस पेपर को ज्यादा हल्के में हमें कभी नहीं लेना। तो जितना हम बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें उतना हमें पढ़ना है, और मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार, आप पढ़ने के लिए तैयार, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की। ठीक है ना। एक किडनी ऐसे ऐसे 10 लाख नेफ्रॉन से बनी होती है, और ये एक नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन के अंदर ऐसे ये जो कैप्सूल सा बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बोमेन कैप्सूल कहां होता है, तो आप आंसर करना किडनी में होता है। ठीक है ना, बोमेन कैप्सूल। और इस बोमेन कैप्सूल में ऐसे लगे होते हैं फिल्टर। ये एक नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं, और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन है, 10 लाख। ठीक है ना, तो देखो कितने बारीक तरीके से अपनी किडनी। और जो ये फिल्टर हैं, ये फिल्टर कहलाते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर। तो आपसे पूछे किडनी के अंदर जो फिल्टर होते हैं उनका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस उनका नाम है। तो होता क्या है, ये नस होती है जिसको एफेरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। ये अपने साथ क्या लेके आती है, ब्लड। मैं इसको लाल ही बना दूं ताकि आपको, ये देखिए खून लेके आई, खून यहाँ आता है,
और जब खून यहाँ आता है तो ये फिल्टर उसमें से बेकार की चीजों को छान लेते हैं। किसको छान लेते हैं? पीले रंग से, ऐसे में ये येलो से मैं बना दूं, ये बेकार की चीजें छांट ली और खून क्या हो गया? प्योर। और फिर खून किडनी के अंदर से चला जाता है इफेरेंट नस के द्वारा, राइट है ना। तो बेकार की चीजें, अब कहोगे सर बेकार की चीजें कौन सी निकाली हैं? बेकार की चीजें निकाली हैं यूरिया, बेकार की चीजें निकाली हैं क्रेटनाइन, बेकार की चीजें निकाली हैं यूरिक एसिड, छान लिया। लेकिन भाई जब हम छानते हैं तो कुछ काम की चीजें भी छन जाती हैं। काम की चीजों को मैं इस कलर से दिखा दूं। काम की चीजें कौन सी छन गई थी? ग्लूकोज छन गई भाई, जो कि अपने शरीर को चाहिए थी। एक्स्ट्रा मात्रा में पानी इसमें से छान लिया गया, हालांकि 95% तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा छान लिया। खनिज लवण छान लिए गए, जो कि अपनी बॉडी को चाहिए थे, ठीक है ना। ग्लूकोज के साथ अमीनो एसिड, मतलब एक किस्म से प्रोटीन छान लिया गया, अपनी बॉडी को प्रोटीन तो चाहिए था। तो कुछ अच्छी चीजें भी छिन गई, पूरी चीजें तो छनी, तो कुछ अच्छी चीजें भी छिन गई, लेकिन इसका भी इंतजाम बनाया गया है। तो अब ये छन के ऐसे चलते हैं आगे, और जब ये ऐसे आगे चलते हैं इस तरह से, और जब यहां से ये गुजर रहे होते हैं तो नीचे वाली लेयर इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सियल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ऊपर वाली होती है डीसीटी, डेक्स्टोल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। जब यह यहां से ऐसे जा रहा होता है तो जो ये पीसीटी होती है ये इसमें से, यूरिन में से ग्लूकोज को खींच लेती है और अमीनो एसिड को खींच लेती है। जो काम की चीज थी, प्रोटीन था, प्रोटीन को खींच लिया, ग्लूकोज को खींच लिया, आगे नहीं जाने देंगे, अच्छी चीज को आगे जाने नहीं देना। शरीर ये नेफ्रॉन दोबारा से इसको खींच लेते हैं। और जब ये नीचे की तरफ जाते हैं, ऐसे झूला बना हुआ है, इसको बोलते हैं हैनले का झूला। हैनले का झूला, ये हैनले ने देखा था इसलिए इसको हैनले के झूले के नाम से जाना जाता है। हैनले का झूला, लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले, ठीक है भाई। और जो इस तरह से, अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं ताकि चीजें हम लिख सकें, ठीक है। ये ऐसे नीचे उतर रहा होता है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। और जब ये ऐसे ऊपर चढ़ रहा होता है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। तो जब ये नीचे ऐसे उतर रहा होता है यहां से, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब क्या कर लेता है, जो एक्स्ट्रा मात्रा में पानी होता है उसको भी खींच लेता है। और जब ये ऊपर ऐसे चढ़ रहा होता है तो जो इसके अंदर अच्छे अच्छे खनिज लवण थे उनको भी वापस से खींच लिया जाता है। अच्छे अच्छे मिनरल थे, सोडियम वगैरह था, उसको दोबारा से खींच लिया। और फिर जो प्योर वेस्ट बच गया वो यहां जाके इकट्ठा हो जाता है। इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें सारा वेस्ट जमा हो जाता है। तो इस प्रकार 10 लाख नेफ्रॉन काम करते हैं, और 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर यहां लगे होते हैं, सारे के सारे 10 लाख नेफ्रॉन, ये सारे के सारे वहां से क्या कर लेते हैं, फिल्टर, और फिर यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर से बेकार बेकार की चीजें बाहर निकल आती हैं। लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है, अपने किडनी के ये फिल्टर खराब हो जाते हैं, ये फिल्टर चौंक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इनके अंदर क्रेटनाइन फंस जाता है। इसको बोलते हैं किडनी फेल होना। किडनी फेल हो जाती है, किडनी खून को छानना बंद कर देती है। तो जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो किडनी जैसी चीज बाहर लगाई जाती है, एक मशीन बाहर लगाई जाती है, उस मशीन का नाम होता है डायलाइजर। डायलाइजर। वो डायलाइजर क्या काम कर सकती है, वो डायलाइजर काम करती है इन फिल्टर का, कि अपने खून को बाहर कनेक्ट किया जाएगा मशीन से और डायलाइजर उसमें से बेकार की चीजें खींच लेंगी। लेकिन अपनी जो भगवान ने किडनी दी है उसमें तो ये भी प्रोसेस था कि जो अच्छी अच्छी चीजें खींच ली हैं उनको दोबारा से बॉडी को दे दिया जाता था।
लेकिन डायलाइजर में ये सुविधा नहीं होती। बस वो अच्छी चीजें भी खींच लेती है और बुरी चीजें भी खींच लेती है। अच्छी चीजें दोबारा जाने का प्रोसेस नहीं होता जो बाहर मशीन होती है, लेकिन अपनी किडनी के अंदर ये प्रोसेस है। तो डायलाइजर, और डायलाइजर से बाहर से खून को साफ किया जाता है, उसमें से यूरिया निकाला जाता है, यूरिन एसिड निकाला जाता है, क्रेटिनाइन निकाला जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? डायलिसिस। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए यदि आर्टिफिशियली खून को छानना है, उस मशीन का नाम क्या है? डायलाइजर। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। यदि बाहर से करना पड़े, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन किसी के ऊपर आए, लेकिन साइंस ने इसका इलाज जरूर निकाल लिया है कि किसी कारण यदि किडनी खराब हो गई तो हम डायलिसिस के थ्रू उसको खून को साफ कर सकते हैं। भगवान ने जो फिल्टर लगाए हैं उनमें तो ये भी था कि जो अच्छी चीजें निकाल ली गई उनको वापस से ले लिया जाएगा, लेकिन बाहर वाली मशीन में बस ये सुविधा नहीं होगी। तो प्यारे साथियों, ये था अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम कि कैसे हम बेकार की चीजों को बाहर निकालते हैं। और इस एक्सक्रेटरी के आधार पर, एक्सक्रेशन के आधार पर जीवों के फिर अलग अलग टाइप निकाले गए। साइंस ने क्या देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं भाई जो अपने अंदर से यूरिया निकालते हैं। अपने अंदर से क्या निकालते हैं? यूरिया। जैसे कि हम, मानव भी उनमें से एक है ना, हम क्या निकालते हैं? यूरिया। तो उन जीवों का नाम रख दिया गया यूरियोटैलिक। हम किस कैटेगरी में आते हैं? यूरियोटैलिक में आते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से यूरिक एसिड निकालते हैं, यूरिक अम्ल निकालते हैं, जैसे कि पक्षी। ठीक है, अपने अंदर से क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल। तो उनको यूरियोटैलिक बोला गया। यूरिकोटैलिक, सॉरी, यूरिकोटैलिक नहीं, यूरिकोटैलिक नहीं, यूरिकोटैलिक तो ये हो गई ये यूरियोटैलिक, सॉरी, एक बार दोबारा लिख देता हूं आपका। यूरियोटैलिक और इनको यूरिकोटैलिक बोला गया। ठीक है। कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने अंदर से डायरेक्ट अमोनिया निकाल देते हैं। हमने तो क्या किया था? पहले अमोनिया को कन्वर्ट किया था यूरिया में, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही अमोनिया निकाल देते हैं, जैसे कि जो जलीय जीव होते हैं, मछली वगैरह, जलीय जीव, ये अपने अंदर से डायरेक्ट ही अमोनिया निकाल देते हैं। इनको अमीनोटैलिक बोला जाता है, जो अपने अंदर से वेस्ट के रूप में अमोनिया ही निकाल देते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने अंदर से ग्वानिन निकालते हैं, ग्वानिन, जैसे कि मकड़ी है या बिच्छू है। ये बड़ा जहरीला होता है भाई, बिच्छू है। तो इनको ग्वानोटैलिक की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, यूरियोटैलिक में पक्षी आ गए। अच्छा भाई, आपके कीड़े मकोड़े ये सारे इसमें आ गए। सारे के सारे रेप्टाइल आ गए। रेप्टाइल मतलब जो घिसर के चलते हैं, सरीसृप जिनको बोलते हैं, सरीसृप आ गई। अच्छा भाई, सांप भी इसी कैटेगरी में आता है, छिपकली भी इसी कैटेगरी में आती है। जो यूरिया निकालते हैं उनके अंदर कौन आ गए? उनके अंदर सारे के सारे स्तनधारी आ गए। स्तनधारी मैमल्स, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जो अपने अंदर से क्या निकालते हैं? जो दूध देते हैं उनको बोलते हैं स्तनधारी। तो दूध देने वाले सारे जीव यूरिया बाहर निकालते हैं। ठीक है। इनके अंदर और कौन आ गया? मानव आ गया। अपने अंदर से जो अमोनिया निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक। और अमोनोटैलिक में जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव जैसे कि मैंने पहले बताया, जलीय जीव होते हैं। और जो उभयचरी होते हैं, उभयचरी मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जो सतल पे भी रहते हैं, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? अमोनोटैलिक में आते हैं। और ग्वानोटैलिक में आपकी मकड़ी आ गई, बिच्छू आ गया। राइट है ना। कई बार पूछ लेता है कि भाई सरीसृप हैं जो घिसर के चलते हैं, वो जीव किस कैटेगरी में आते हैं? यूरिकोटैलिक में। आपसे कह देगा स्तनधारी किस में आते हैं?
यूरियोटाइलिक में। आपको कह देगा जलीय जीव किस में आते हैं, अमोनोटाइलिक में। आपको कह देगा उभयचरी किस में आते हैं, अमोनोटाइलिक में। राइट है भाई, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये थी कैटेगरी जीवों की अपने अंदर से वेस्ट पार्ट को निकालने के आधार पर, और इसी के साथ अपना समाप्त होता है ये टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने बायोलॉजी का एक टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलता हूं। अगले वीडियो लेक्चर में एक पूरा का पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे नोबल अकेडमी नरवाना, देखो बेटा फेस टू फेस एक अलग चीज होती है। नोबल अकेडमी नरवाना अब तक इसी नाम से जानी जा रही है कि हम इतना अच्छा रिजल्ट बनाते हैं फेस टू फेस क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। लेकिन आप लोगों की सीईटी के लिए रिक्वेस्ट है, तो हम आपके लिए ऑनलाइन भी रेडी है। ऑफलाइन यदि आप हमारे पास पहुंच सकते हो, कोई ज्यादा फीस हमारी नहीं होती। ऑफलाइन का मजा एक अलग ही आता है, उसकी जगह कोई चीज नहीं ले सकती। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन करके दें, लेकिन फिर भी आप हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे तो घबराने की जरूरत नहीं। हम अपना 100% लगा देंगे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहो। और जो इस टॉपिक की आपको पीडीएफ है और नीचे आई नंबर पे मिल जाएगी। उसके लिए आपने करना क्या है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और व्हाट्सअप कर देना है। तो इसकी लिखी लिखाई पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। सेंटर के जो नोट्स हैं साइंस को लेकर, वो भी आपके पास व्हाट्सअप किए जाएंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल सारा कंटेंट बड़े अच्छे से देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा और दूंगा। बड़ा अच्छा रिजल्ट हम बनाते हैं भाई, अब तक ऑफलाइन में हमने बड़ा अच्छा रिजल्ट बना के दिया है, और आगे आप लोगों का भी रिजल्ट बनाएंगे। बस आप लोगों से चाहेंगे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी आप लो, और आपके हाथ की मिठाई हम जरूर खाएं, और अपने हाथ में हौसला बनाएं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, और सरकारी नौकरी, नेक्स्ट सरकारी नौकरी के साथ ही दिवाली बनानी है, ये अपने आप से वादा करें, और हम साथ मिलकर इस वादे को पूरा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।